तो जब हम बात करते हैं फ्रेंड डिमांड एंड सप्लाई की, तो आपको ये समझना है कि इस मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड कि किसी भी वस्तु का या किसी भी एसेट को हम खरीदते कब हैं और बेचते कब हैं। ये आप मुझसे बेटर जानते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूं खरीदने और बेचने की, तो मेरा तात्पर्य किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की तरफ होता है। जैसे अगर मैं आपसे कॉमन सवाल करता हूं कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी मॉल में जाकर सामान खरीद रहे हैं, तो आपकी नजरें या आपका मन कौन से सामान को खरीदना ज्यादा पसंद करेगी? वो सामान जो बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, या वो सामान जो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होते हैं फ्रेंड? तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप कौन सी वस्तु को बाय करना चाहते हो, एक्सपेंसिव और डिस्काउंटेड? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड, ऑब्वियस सी बात है। जो वस्तु डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंटेड वस्तुओं को ही खरीदें। तो देखिए, जो लाइन अभी आपने चैट बॉक्स में लिखी, अपनी डायरी पे पहले लाइन आपको जो नोट करनी है फ्रेंड, वो ये कि जब भी आप कोई बाय की ट्रेड करोगे, जब भी आप कोई बाय की ट्रेड करोगे, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करना चाहिए, यानी कि कम कीमतों पे खरीदने की आदत बनानी होगी। ओके। अब मुझे चैट बॉक्स में दूसरा रिप्लाई दे दोस्तों। देखिए, अगर आपके पास कोई वस्तु है जिसे आप बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है जो थोड़ी पुरानी हो गई है और अभी आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे फ्रेंड? कार पुरानी है तो क्या उसे सस्ते में बेच दें, या जितना ज्यादा आपको प्राइस मिल सकता है उस प्राइस में बेचना चाहोगे फ्रेंड? हाई प्राइस और लो प्राइस? यस, यस, बिल्कुल सही है। मुझे मेरी कार जितनी महंगी बेच सकता हूं, मुझे उतनी बेचनी चाहिए। तो अपनी डायरी पर दूसरी लाइन लिखेगा फ्रेंड कि जब भी आप किसी चीज को सेल करते हो, यानी वो ट्रेडिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इट इज क्रिप्टो, इट इज करेंसी, इट इज कमोडिटी, इट इज स्टॉक्स, कोई भी मार्केट हो फ्रेंड, बेचना आपको तब है जब प्राइस महंगी हो जाती है। सो अगर आपने ये दो लाइनों को अपनी ट्रेडिंग के आने वाले इन 6 वीक्स के अंदर अप्लाई किया फ्रेंड, तो आपकी एक्यूरेसी सिर्फ इन दो लाइनों की वजह से ही 80% प्लस हो सकती है। बस बाकी की जो चीजें हैं वो प्रोसेस है, एंट्रीज है, एग्जिट्स है। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बाय तब करना है जब प्राइस लो होता है फ्रेंड, और सेल तब करना है जब प्राइस हाई होता है। सो अब आपको ये लॉजिक तो समझ में आ गया। तो आइए फ्रेंड समझते हैं कि जिस मार्केट में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, इस मार्केट में बाय और सेल करने के लिए हमें रीड करना होता है चार्ट को। और बेसिकली वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, तो 90% या 95% से ज्यादा ट्रेडर जो है फ्रेंड, वो कैंडलस्टिक चार्ट को फॉलो करते हैं। तो एक कैंडलस्टिक चार्ट जिसके बारे में हम बेसिक कोर्स में बहुत डीप में सिखाते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 एंड मोर कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये कैंडल हमसे बातें करती है फ्रेंड। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि जिन व्यक्तियों को कैंडल्स के नाम और उनके फंक्शंस पता है, उनकी ड्यूटीज पता है फ्रेंड, वो व्यक्ति इस मार्केट में बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। तो मेरा पहला आप लोगों से ये कहना होगा कि आप में से अगर कोई ऐसा है जिन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम और नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कैंडलस्टिक पैटर्न के 4 वीडियोस है फ्रेंड, जो 15 से 20 मिनट के वीडियो होंगे, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि उन कैंडल्स के बिना आप आने वाले जो 6 हफ्ते हैं फ्रेंड, अधूरा महसूस कर सकते हैं। तो एक कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रेंड? किसी भी कैंडल का एक ओपन प्राइस होता है, एक हाई प्राइस होता है, फिर वो कैंडल का एक लोअर प्राइस होता है, और एक क्लोजिंग प्राइस होता है। तो एक कैंडल और इसके 4 डिफरेंट प्राइजेस बनते हैं। ये 4 जो डिफरेंट प्राइजेस है फ्रेंड, इनके 4 डिफरेंट प्राइजेस के बीच में ओपन और क्लोज जो होता है फ्रेंड, इसे हम रियल बॉडी के रूप में लेते हैं।
और हाई और जो लो होता है उसे हम शैडो या हम उसे विक्स भी कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि ये एडवांस कोर्स है फ्रेंड, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये कैंडल किस तरीके से हमें बताती है कि व्हेन वी हैव टू एंटर इनटू द बाय ट्रेड, हमें खरीदना कब है और हमें बेचना कब है। इन कैंडल का सबसे पहला जो चीज आपको समझना है फ्रेंड, वो ये है कि ईच कैंडल represents फोर प्राइस पॉइंट्स: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। If you are viewing a daily chart, each candle will depict the open, high, low and close. आप डेली चार्ट देखें या किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, हर कैंडल के चार पॉइंट्स होते हैं: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। दूसरा फ्रेंड, अगर एक कैंडल फॉर्म हो रही है तो ये कैंडल आपको बताती है कि इस कैंडल का पूरा रेंज क्या है। जब मैं रेंज कहता हूं फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है इसका हाई और इसका लो के बीच में जितने पॉइंट्स की मूवमेंट इस कैंडल ने की थी, उस पूरे मूवमेंट को हम रेंज कहते हैं। और कैंडल की बॉडी जो बनती है फ्रेंड, ये बनती है ओपन और क्लोज के बीच में। तो रेंज अलग है और बॉडी अलग है फ्रेंड, ये समझना होगा। रेंज कहते हैं पूरे कैंडल की लेंथ शैडो के साथ, और बॉडी कहते हैं कैंडल की लेंथ शैडो को छोड़कर, जिसे हम ओपन एंड क्लोज के बीच में काम करते हैं। तीसरी चीज हमें समझनी है, इफ द कैंडल क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल इज लेस देन द ओपनिंग प्राइस, कैंडल विल बी रेड इन कलर। अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है फ्रेंड, तो इसका मतलब वो रेड कैंडल है और मार्केट वहां पे बियरिश होगा। सिमिलरली, अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ग्रीन कैंडल होगी और वो एक बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने देखा फ्रेंड कि किसी भी कैंडल के अंदर चार अलग अलग प्राइजेस होती हैं: ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। अगर किसी कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो वो सेलिंग प्रेशर है, नेगेटिव कैंडल है। और इसका वाइस वर्सा, अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है एंड क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो फिर ये बुलिश कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है और ये मार्केट को स्ट्रांग करती है। सो अब आ जाते हैं फ्रेंड कि इन कैंडल से किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें खरीदना कब चाहिए और हमें बेचना कब चाहिए। मैं एक यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे क्यों हैं, आप पर्सनल मेंटरशिप बैच में क्यों हैं, या फिर अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं कि क्यों जरूरी है हर ट्रेडर को ट्रेड करने से पहले ट्रेडिंग को सीखना क्यों जरूरी है फ्रेंड। ये क्यों जरूरी है, वाई वी हैव टू लर्न फर्स्ट। अगर आप कमाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड। तो सीखना जरूरी क्यों है, इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर वन, सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको सीखने से पता चलता है कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है। और दूसरा, आपको सीखने से पता चलता है कि मुझे बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। और अगर कंक्लूजन के तौर पे देखा जाए, तो हर ट्रेडर के दिमाग में जब वो अपनी स्क्रीन के सामने होता है फ्रेंड, तो उसके दो ही सवाल होते हैं: बाय होगा या सेल होगा। और अगर उसे इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, तो फिर दूसरा सवाल आता है, क्या मुझे ट्रेड अब लेनी चाहिए या मुझे ट्रेड कुछ समय के बाद लेनी चाहिए, यानी कि मुझे एंट्री कब करनी चाहिए। ये दूसरा सवाल है फ्रेंड। और अगर किसी भी ट्रेडर को ये दो बातें समझ में आ जाती है, तो फिर फ्रेंड ये मान के चलिए कि आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य की कुंजी आपके हाथ में मौजूद है। तो फ्रेंड, ये पूरे डिमांड एंड सप्लाई में आपको समझ में आएगा कि आपको खरीदना कब है, बेचना कब है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये काम करना कहां से है, एंट्री कहां से करनी है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि डिमांड क्या होता है और डिमांड जोन क्या होता है फ्रेंड। तो दोनों में डिमांड कॉमन वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है फ्रेंड।
डिमांड कंसिस्ट ऑफ हाउ मच ऑफ अ करेंसी इज डिजायर टू डिमांडेड बाय अ बायर एट अ सर्टेन प्राइस। देखिए, आप में से कुछ लोग पुराने ट्रेडर भी हैं, जैसा मैं जानता हूं। आपको पता होगा, एक पीओआई लेवल होता है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, या प्राइस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं इसे। तो मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करने चाहते हो फ्रेंड, तो एक ऐसा लेवल बनता है जहां पे बहुत सारे बायर और सेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लगाते हैं। मतलब उस प्राइस पे बहुत सारे ट्रेडर का इंटरेस्ट होता है। तो ये क्यों होता है फ्रेंड? मैं इस डिमांड की डेफिनेशन में आपको यही बताना चाहता हूं। डिमांड का मतलब होता है वो क्वांटिटी। डिमांड का मतलब होता है फ्रेंड कि डिमांड कंसिस्ट ऑफ हाउ मच ऑफ अ करेंसी इज डिजायर्ड और डिमांड बाय अ बायर एट अ सर्टेन प्राइस। तो वो कौन सी कीमत है जिस पे बहुत सारे ट्रेडर बाय करना पसंद करेंगे फ्रेंड? और इसका जवाब आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि हम बाय करेंगे जब मार्केट डिस्काउंटेड रेंज में होगा। जब मार्केट लोअर प्राइस पे होता है, तब हम बाय करेंगे फ्रेंड। तो डिमांड का मतलब यह है कि जब प्राइस ड्रॉप होती है फ्रेंड, तो मैक्सिमम ट्रेडर वहां पे बाय करते हैं, और मैक्सिमम ट्रेडर के बाय करने से फ्रेंड मार्केट में एक मोमेंटम रेज होता है, और फिर मार्केट वहां से बाय के डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो डिमांड का मतलब है बहुत सारे ट्रेडर का एक साथ खरीदने की इच्छा व्यक्त करना इज कॉल्ड डिमांड। एंड व्हाट इज डिमांड जोन फ्रेंड? डिमांड जोन क्या होता है? सो एक कैंडलस्टिक दैट मार्क द ओरिजिन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आर कॉल्ड डिमांड जोन और एक्यूमुलेशन जोन। डिमांड जोन का मतलब होता है फ्रेंड, जब लोअर प्राइस होने पर एक ऐसा डिमांड जोन बनता है जहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जो ये शो करती है कि मार्केट यहां से बहुत स्ट्रांगली अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, बुलिश जाने के लिए मार्केट तैयार है। तो ऐसे जोन को, वो कैंडल का जो पूरी रेंज होती है फ्रेंड, हाई से लेकर लो तक, उस पूरी जोन को हम कहते हैं डिमांड जोन। यहां पे आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सकते हैं फ्रेंड। फिर वो सिंगल कैंडलस्टिक भी हो सकते हैं, डबल कैंडलस्टिक भी हो सकते हैं, या मल्टीपल कैंडलस्टिक भी हो सकते हैं। वहां पे हैमर कैंडल, वहां पे बुलिश किकर कैंडल, वहां पे मॉर्निंग स्टार कैंडल, इस तरीके के कोई भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकते हैं। और वो जो कैंडल की कंप्लीट रेंज होती है, उस रेंज को हम कहते हैं डिमांड जोन। तो डिमांड का मतलब हुआ जहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने ट्रेड बाय साइड की लगाई, और जोन का मतलब हुआ वहां पे एक ऐसा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ले जाने के लिए तैयार है फ्रेंड। तो आपने देखा डिमांड और डिमांड जोन में क्या अंतर है। अब आपको देखना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। देखिए दोस्तों, हम अभी सिर्फ बाय की बात कर रहे हैं, हम सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है द हायर द प्राइस ऑफ एन आइटम, द फ्यूअर द डिमांड। बायर डोंट वांट टू बाय एट अ हायर प्राइस, एंड द लोअर द प्राइस, द हायर द डिमांड। तो देखिए, जब मार्केट बुलिश होता है और प्राइस मार्केट में बढ़ती चली जाती है, तो वहां पे उस वस्तु की डिमांड कम होती है, क्योंकि बायर कभी भी नहीं चाहता कि वो महंगे दामों पे चीजों को खरीदे। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होती है, प्राइस कम होती है फ्रेंड, वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, और बायर हमेशा चाहता है कि उसे कम से कम प्राइस में खरीदने का मौका मिले फ्रेंड। तो देखिए, एक चीज अब आपको समझ में आ चुकी होगी। डिमांड, डिमांड जोन और डिमांड का लॉ। यहाँ पे लो लिखा है LOW, उसे करेक्ट कर देना LAW, लॉ। ये क्या है? तो फ्रेंड, अभी तक का कंक्लूजन यही कहता है, खरीदा तब जाता है जब वस्तुओं के दाम कम होते हैं। दूसरा, खरीदा तब जाता है जब आपको एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई हो जाए, यानी कि वहां पे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए। और लॉ ऑफ डिमांड भी ये कहता है फ्रेंड कि आपको तब बाय करना चाहिए जब उस एसेट की कीमत सबसे ज्यादा कम आपको नजर आए। ओके, अब चलते हैं, बात करते हैं सप्लाई के बारे में। व्हाट इज सप्लाई एंड सप्लाई जोन? तो देखिए, सप्लाई क्या है? जैसे अभी हमने बात की
कि सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई कंसिस्ट ऑफ हाउ मच ऑफ अ करेंसी सप्लायर आर विलिंग टू सेल एट अ सर्टेन प्राइस। तो देखिए, जब महंगी चीज होती है फ्रेंड, जब मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में होता है, बुलिश होता है, तो ऊपर की तरफ चार्ट पे एक ऐसा प्राइस बन जाता है जहां से बहुत सारे ट्रेडर सेलिंग करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब बहुत सारे ट्रेडर का ये मानना होता है कि इससे ज्यादा प्राइस एक्सपेंसिव नहीं हो पाएगा, और वो अगर एक्सपेंसिव प्राइस में बेचना शुरू करते हैं तो संभावना है फ्रेंड कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सप्लाई का मतलब होता है जहां वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम ट्रेडर बेचने की इच्छा जाहिर करें, वो है सप्लाई फ्रेंड। और व्हाट इज सप्लाई जोन? तो सप्लाई जोन का मतलब होता है जब बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी चार्ट के टॉप में बनती है फ्रेंड, तो वो सप्लाई जोन है। एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई है हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई। मार्केट जितना ज्यादा महंगा होगा फ्रेंड, उतना ज्यादा लोग उसे उसे बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि सेलर्स का एक नेचर होता है, ये महंगे दामों में बेचना ज्यादा पसंद करते हैं फ्रेंड। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज्यादा है और आप वहां पे बाय करने की कोशिश कर रहे हो फ्रेंड, तो ये मान के चलिए आप अपना खुद का नुकसान करोगे। सेलर डोंट वांट टू सप्लाई अ लोअर प्राइस। कभी भी मार्केट गिरने के बाद बेचा नहीं जाता फ्रेंड, मार्केट गिरने के बाद खरीदा जाता है, और मार्केट के रैली बनाने के बाद बेचना चाहिए। ये है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखिए, हमने एक बहुत बेसिक बात की जिसके बारे में आप भी जानते हैं। लेकिन फ्रेंड, क्या कभी आपने गौर किया है कि जिस मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं, या ट्रेड का दूसरा नाम है बाय और सेल, तो अगर परफेक्ट एंट्री बनाई जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इस मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब आपको डिमांड एंड सप्लाई तो समझ में आ गया फ्रेंड। कई ट्रेडर को ये नहीं पता कि डिमांड और सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आर डिफरेंट थिंग फ्रेंड। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सपोर्ट से भी बाय करते हैं, डिमांड से भी बाय करते हैं, रेसिस्टेंस से हम सेल करते हैं, सप्लाई से भी हम सेल करते हैं। तो कई बार इसको एक नजरों से देखा जाता है। लेकिन क्या ये एक है या ये डिफरेंट डिफरेंट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन। इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई जोन का, तो ये जो डिमांड और सप्लाई का जोन है, ये शब्द को सुनिए फ्रेंड। जोन मतलब क्या? जोन मतलब एक ब्रॉडर प्राइस रीजन, यानी वहां पे 5 पिप्स से लेकर 50 पिप तक का भी पूरा जोन बन सकता है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ी सी कोई कैंडल बन जाए जो 10 20 30 40 50 पिप्स की कैंडल है फ्रेंड, जिसकी रेंज इतनी बड़ी है, तो उस पूरे रेंज को हम जोन के अंदर कंसिडर करते हैं। यानी यहां पे मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप डिमांड एंड सप्लाई जोन को अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो वो एक सिंगल प्राइस पॉइंट कभी भी नहीं होगा। वो एक मिनिमम प्राइस से एक मैक्सिमम प्राइस के बीच का एक जोन होता है, जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। लेकिन अगर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, तो ये एक की प्राइस लेवल होता है फ्रेंड, जिसको हम की लेवल भी कहते हैं। की प्राइस लेवल से मेरा मतलब है एक सिंगल प्राइस पॉइंट को हम डिमांड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में कंसीडर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर गोल्ड का ले लेता हूं, तो गोल्ड अगर डिमांड जोन पे है, फॉर एग्जांपल 2300 से लेकर 2320, यानी 2300 से लेकर 2320 के बीच में $20 का पूरा डिमांड जोन है, तो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मुझे इसमें ट्रेड कहां से लेनी है फ्रेंड। लेकिन अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करो, तो मान लीजिए 2301 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, एक की लेवल है फ्रेंड, तो ये मोर क्लैरिटी हो जाती है कि आपको जो बाय करना है वो 2301 से बाय करना है, क्योंकि वो एक सपोर्ट जोन है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन में ये अंतर है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन एक ब्रॉड रेंज होता है, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक डिफाइंड की लेवल होता है फ्रेंड। साथ ही साथ डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड आउट करना आसान होता है। आप एक पूरा ब्रॉड जोन ढूंढ लें, ये आसान है, क्योंकि आपको वहां से प्राइस बुलिश जाते हुए दिखाई देती है,
या वहां से पास्ट में मार्केट ने नीचे ड्रॉप लिया था, ये आपको दिखाई देता है। तो हम एक पूरे जोन को ड्रॉ कर सकते हैं, बट टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन एक मुश्किल टास्क होता है फ्रेंड। एग्जैक्टली प्राइस कहां से बाय जाएगी और कहां से सेल जाएगी, ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। और इसीलिए फ्रेंड, इसी पर्सनल मेंटरशिप बैच में जब मैं आपको एसएमसी और आईसीटी में ले जाऊंगा, तो आई कैन एक्सप्लेन यू कि हम सिंगल प्राइस पॉइंट से भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करके एग्जैक्टली जब हम ट्रेड लेंगे, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होंगे और आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है फ्रेंड। सो नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट दिस डिमांड एंड सप्लाई जोन। सो अब सवाल आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई फुटप्रिंट। देखिए फ्रेंड, एक बात समझिएगा, अगर आपने मेरा बेसिक कोर्स किया है तो मैंने उस बेसिक कोर्स में कई बार एक्सप्लेन करता हूं मैं कि पूरे विश्व में अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बातें करते हैं, तो देखिए रिटेल ट्रेडर की जो संख्या है, या अगर हम बात करें छोटे ट्रेडर्स की जो यहाँ पे प्रतिशत है, क्वांटिटी है, केवल 10% हम लोग फॉरेक्स में आते हैं जो रिटेल ट्रेडर है फ्रेंड। 90% यहाँ पे जो ट्रेडर है, ये हमसे बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं फ्रेंड। फॉरेक्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, हज फंड मैनेजर, ईटीएफ्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, स्मॉल एंड बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सारे हमारे साथ ट्रेड करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे एक कॉमन बात जो आपको समझनी है, वो ये है कि मार्केट में जो आपको कैंडल्स दिखाई देती हैं, या आपके स्क्रीन पे जो आपको कैंडल बुलिश और बेयरिश दिखाई देती है, ये कैंडल मेरे और आप जैसे अनगिनत रिटेल ट्रेडर जो पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं फ्रेंड, ये कैंडल हमारी ट्रेड से मूव नहीं करती हैं। ये कैंडल हमारी वजह से बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, क्योंकि इन कैंडल को चलाने के लिए, इन्हें मूव करने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगता है फ्रेंड। और ये पैसा होता है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। सो अब सवाल ये आता है कि अगर आप में से कोई पुराना ट्रेडर है जो सेंटीमेंट को जानता है फ्रेंड, तो आप कई बार देखते हो कि सेंटीमेंट मीटर में रिटेल ट्रेडर 90% बाय कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम 90% रिटेल ट्रेडर के साथ होने चाहिए। क्योंकि देखिए 90% ट्रेडर अगर बाय कर रहे हैं तो जरूर वहां से कोई बुलिश मोमेंट होगी जो 90% ट्रेडर ने देखी और उन्होंने अपनी बाय साइड की ट्रेड लगाई। लेकिन फ्रेंड, ये कंसेप्ट पुराना है, ये कंसेप्ट बैकडेटेड है, और ये कंसेप्ट आज काम नहीं करता है। मैं पॉइंट पे आ जाता हूं, और पॉइंट ये है कि जब छोटे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे कहते हैं ईसीएन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, और हमारी ट्रेड कमर्शियल बैंक के नेटवर्क तक जाती है, जिसे हम इंटरबैंक सिस्टम कहते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की। ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन इनके लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे कहते हैं ईबीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज, या इसे हम थॉमसन्स रीचर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये बड़े ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो इनके पास ईबीएस प्लेटफॉर्म है, और छोटे ट्रेडर के पास ईसीएन प्लेटफॉर्म है। अब ये दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड? अंतर यह है कि दोनों की ट्रेड जाती है कमर्शियल बैंक के नेटवर्क तक, जिसे हम इंटरबैंक सिस्टम कहते हैं। लेकिन फ्रेंड, हम इन बड़े बैंकों की ट्रेड नहीं देख सकते। हमें नहीं पता कि वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बाय है, कितनी क्वांटिटी में सेल है। लेकिन ये बड़े इंस्टीट्यूट हमारी ट्रेड को देख सकते हैं, और यही वजह है कि 90% ट्रेडर अगर बाय करते हैं तो भी मार्केट सेल में जाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल 90% ट्रेडर अगर बाय कर रहे हैं तो मार्केट को बुलिश होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बाय का ज्यादा होता है। बट ऐसा रियल मार्केट में नहीं होता फ्रेंड। और 6th वीक का जो हमारा क्लास होगा, जिसे हम ऑर्डर फ्लो चार्ट कहते हैं या फुटप्रिंट चार्ट कहते हैं फ्रेंड, उसमें मैं आपको ईबीएस की भी ट्रेड दिखाऊंगा और ईसीएन की भी ट्रेड दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा
कि छोटे ट्रेडर की टोटल क्वांटिटी ट्रेड कितनी लगी है, और अगर उसमें कमर्शियल बैंकों को मिला दें तो उनकी क्वांटिटी ट्रेड कितनी है फ्रेंड। तो अब मैं आपको कंक्लूजन पे लेकर आ रहा हूं। कंक्लूजन ये है कि आज के बाद आप लोगों को रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है। आपको वो नहीं करना फ्रेंड जो मार्केट में दिखाई दे रहा है, बल्कि आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो दिखाई नहीं देता। और वो क्या है फ्रेंड? वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे होते हैं फ्रेंड। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करेगी। सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स फ्रेंड। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा अलग समझना होगा, और वो क्या है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फील्ड ऑर्डर एंड अनफील्ड ऑर्डर। तो अब सवाल आता है कि अगर हमें बड़े ट्रेडर की तरह यानी कमर्शियल बैंक की तरह बहुत सारा पैसा बनाना है फ्रेंड, तो हमें यह भी समझना होगा कि ये कमर्शियल बैंक ट्रेड कहां से करती है। और उसे समझने के लिए फील्ड एंड अनफील्ड, इसका मतलब क्या होता है ये समझना है फ्रेंड। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं फील्ड एंड अनफील्ड ऑर्डर। दूसरा, हमें यह समझना है द अदर नेम ऑफ फील्ड इज एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड द अदर नेम ऑफ अनफील्ड इज पेंडिंग ऑर्डर। तो फील्ड का मतलब होता है वो ट्रेड जो ऑलरेडी ट्रेड लग चुकी है, जो एग्जीक्यूटेड हो चुकी है। और अनफील्ड का मतलब होता है वो ट्रेड जो अभी पेंडिंग पड़ी है, जिसे हम बाय लिमिट, सेल लिमिट या बाय स्टॉप, सेल स्टॉप के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। तो वो ऑर्डर जो प्लेस की गई है बट वो अभी तक एग्जीक्यूटेड नहीं हुई है, उसे हम अनफील्ड ऑर्डर कहते हैं। सो व्हाट इफ यू नो beforehand where institutionals are going to buy and sell, which they are not going to reveal you। तो कैसा हो दोस्तों अगर हमें यह पता चल जाए कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहां से खरीदेंगे और बेचेंगे, और ये वो इंस्टीट्यूट हमें कभी भी नहीं बताएंगे। लेकिन अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं लाइव मार्केट पे कि वो कहां से खरीदते बेचते हैं, तो कैसा रहेगा? और मुझे लगता है आपका जवाब होगा द बेस्ट रहेगा सर। सो फॉर दैट, बाय रीडिंग प्राइस चार्ट करेक्टली और बाय रीडिंग द फील्ड ऑर्डर्स, वी कैन एंटिसिपेट वेयर वी विल हैव अनफील्ड ऑर्डर। तो देखिए अब मैं आपको चार्ट को रीड करना सिखाऊंगा फ्रेंड। और ये जो चार्ट है इसे रीड करना सही तरीके से अगर आपको आ गया, तो मार्केट में जो फील्ड ऑर्डर है, जो ऑर्डर ऑलरेडी लग चुकी है, यही फील्ड ऑर्डर हमें बताएगी कि अनफील्ड ऑर्डर कहां पे होगी। जी हाँ फ्रेंड, यही फील्ड ऑर्डर हमें लाइव मार्केट पे बताएगी कि ये अनफील्ड ऑर्डर जहां से बड़ी बैंक ट्रेड करने वाली है, ये कहां पर हो सकती है। ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट ऑफ दिस कमर्शियल बैंक, वी हैव टू लर्न कि चार्ट को करेक्टली रीड कैसे किया जाता है। ओके, चलिए फ्रेंड देखते हैं फील्ड ऑर्डर और अनफील्ड ऑर्डर के बीच में क्या चीज है। तो फील्ड ऑर्डर का मतलब होता है प्राइस एक्शन, यानी कि कैंडलस्टिक, एंड वॉल्यूम ओनली टेल्स अस हाउ मेनी ऑर्डर हैव बीन फील्ड एंड एट व्हाट प्राइस। देखिए, जब हम बात करते हैं फील्ड ऑर्डर की, तो कैंडल को देखने से या हम अगर वहां पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगा दें, तो हमें उसमें पता चल जाता है कि कितनी लॉट साइज बाय साइड की लगी है और कितनी लॉट साइज सेलिंग साइड की लगी है। ये हम कैंडलस्टिक से भी देख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ट से भी हम इसे देख सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर से भी देख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द अनफील्ड ऑर्डर? अनफील्ड ऑर्डर तो अभी तक एग्जीक्यूटेड हुई नहीं है। तो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं है, तो इसे तो कोई भी डाटा रीड नहीं कर पाता है। देखिए, आपने अगर कोई बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप की ट्रेड की है, तो ये आपको पता है फ्रेंड। लेकिन ये ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं पता, सिर्फ आपके एप्लीकेशन को पता है कि आपने पेंडिंग ऑर्डर डाली है। सो ओनली व्हेन वी नो वेयर द इंस्टीट्यूशनल अनफिल्ड ऑर्डर आर कैन वी एंटिसिपेट मार्केट मूव कंसिस्टेंटली। तो ये मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि फील्ड ऑर्डर तो ट्रैक की जा सकती है, बट वो ऑर्डर का क्या
जो किसी प्राइस पॉइंट पे पेंडिंग रखी गई है और वो किसी भी सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई नहीं होती है फ्रेंड। तो अगर कैसा रहे, वो जगह हमें पता चल जाए कि जहां पे बड़े बैंकों ने अपनी बड़ी ट्रेड पहले से रखी हुई है, और अगर हम उसी जगह से उसी डायरेक्शन में ट्रेड करें जहां से ये कमर्शियल बैंक ट्रेड करती है फ्रेंड, तो माइट भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम बड़े प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी नीड टू लर्न वी नीड टू लर्न टू रीड द चार्ट डिफरेंटली देन एवरीवन एल्स। और इसके लिए जरूरी है फ्रेंड, हमें एक आम ट्रेडर की सोच से बाहर निकलना है, और हमें उन सभी ट्रेडर से बिल्कुल हटकर सोचना है। और ये हमारा हटकर सोचना ही हमें कमर्शियल बैंक की सोच तक ले जाएगा फ्रेंड। तो हमें वो क्या चीज देखनी पड़ेगी? एंड फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग इम्बैलेंसेस। तो ये इंस्टीट्यूट के खरीदने और बेचने के इम्बैलेंसेस को समझना जरूरी है। आइए इसे भी समझते हैं। इफ एनी इंस्टीट्यूट और बैंक want to buy big lot order, they can't buy or get the complete order in one price, not possible। देखिए दोस्तों, मैं अगर अपनी और आपकी बात करूं तो हम क्या ट्रेड करते हैं? हम ट्रेड करते हैं माइक्रो लॉट में, मिनी लॉट में, ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड लॉट में। हमारे पास इतना फंड नहीं है फ्रेंड कि हम एक ट्रेड में 200-500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास इतना फंड नहीं होता। हम ट्रेड बहुत कम करते हैं या छोटा करते हैं। लेकिन फ्रेंड, ये बड़े इंस्टीट्यूट का ऐसा नहीं है। ये बड़े इंस्टीट्यूट के पास बड़ा फंड होता है, और ये बड़े फंड को जब ट्रेड में इस्तेमाल करती है तो इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है सिंगल प्राइस पॉइंट पे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ये नहीं डाल पाते, ये अपनी पूरी ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाते। देखिए, मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉइंट की तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो पॉइंट क्या है इसे भी ध्यान से समझिए, तो ये वाला टॉपिक आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, आपके और मेरे पीछे कोई बॉस नहीं है। आप जो ट्रेड करोगे तो वो फंड जो है वो आपका अपना फंड है, और आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने ट्रेड क्यों नहीं की या आपने ट्रेड क्यों की। अगर मुझे अच्छी ट्रेड 2 4 5 दिन नहीं मिलती है और मैं ट्रेड नहीं करता हूं, तो मुझे किसी को आंसर नहीं करना है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है फ्रेंड। लेकिन ऐसा बड़े बैंकों के साथ नहीं है। बड़े बैंकों के पास जो पैसा है, ये उनके इन्वेस्टर का पैसा है, उनके क्लाइंट का पैसा है। और ये बड़े बैंक अपने पैसों को 24 घंटे होल्ड नहीं कर सकते कि अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही है तो अभी आज ट्रेड नहीं करेंगे, 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर को एवरी 30 डेज कुछ ना कुछ रिटर्न देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। एंड फॉर दैट उनको अपने पैसों को डेली यूज करना पड़ता है फ्रेंड। तो देखिए, मेरे और आपके साथ तो कोई मजबूरी नहीं है कि मैं कब कब ट्रेड करूं कब ट्रेड नहीं करूं, बट इनके साथ मजबूरी है कि इन्हें रोज ट्रेड करनी पड़ती है या अपनी 100% इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके पास मिलियंस एंड बिलियंस में फंड है फ्रेंड, और ये एक ही प्राइस पे सारा फंड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब मैं इसका भी जवाब देता हूं क्यों नहीं कर सकते, ये भी समझिए। देखिए, जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या किसी भी स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हो, तो वहां पे एक्सचेंज होते हैं। बायर और सेलर के बीच में बीएससी एनएससी एक्सचेंज होती है फ्रेंड। अगर आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी बाइनेंस जैसे एक्सचेंज होते हैं। लेकिन जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे बायर और सेलर बिल्कुल आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं। तो अगर मैं अपने रिटेल ट्रेडर की बात करूं, हम कितनी भी बड़ी ट्रेड कर ले फ्रेंड, हमारी ट्रेड फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाती है। क्योंकि अगर हम बाय या सेल कर रहे हैं तो हमारे सामने बड़े बैंक है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड इमीडिएटली लग जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम बड़े बैंकों के साथ है कि वो अगर सिंगल प्राइस पॉइंट पे पूरा पैसा लगाना चाहें, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके सामने रिटेल ट्रेडर हैं और उनकी सारी ट्रेड सिंगल प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा फ्रेंड।
कि इंस्टीट्यूट के खरीदने और बेचने के बीच में क्या समस्या है। और समस्या ये है कि उनके पास इतना फंड है कि वो सारा फंड एक प्राइस पॉइंट पे नहीं लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, ये पॉसिबल है रिटेल ट्रेडर के लिए, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हम कितनी भी बड़ी ट्रेड कर लें, सामने बैंक है, हमारी ट्रेड लग जाएगी और हमारे पास मजबूरी भी नहीं है कि हमें करनी है नहीं करनी है। बट इनके पास समस्या ये है कि इनके सामने छोटे ट्रेडर है, इनकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती सेम प्राइस पॉइंट पे। सो फॉर दैट वो क्या करते हैं, वो अलग अलग प्राइस पे अपनी ट्रेड को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो अलग अलग प्राइस पे पेंडिंग ऑर्डर डालने की कोशिश करते हैं। सो वी एक्चुअली डोंट नो हाउ मच बिग देयर ऑर्डर कुड बी। और सबसे बड़ी समस्या ये है फ्रेंड कि अगर हम ये भी पता कर ले कि ये कहां से बेचेंगे और कहां से सेल करेंगे, तो हमारे सामने दूसरी समस्या ये है कि हम ये नहीं समझ सकते कि कितनी बड़ी लॉट उनकी कहां पे लगी होगी फ्रेंड। तो देखिए, अभी तक आपको दो चीजें क्लियर हो रही है। पहली, आपको रिटेल ट्रेडर की तरह आज के बाद नहीं सोचना है, आपको सोचना है एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह। और दूसरी, आपको वहां से ट्रेड नहीं लेनी है जहां से ट्रेड दिखाई दे रही है या जहां से रिटेल ट्रेडर ट्रेड ले रहे हैं फ्रेंड। आपको ट्रेड वहां से लेनी है जहां से बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ट्रेड करते हैं, जो कि आपको बताएंगे नहीं। और ऐसे जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सीखना होगा चार्ट को रेडी रीड किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप सो यहां तक की बातें आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर शब्द लिख दीजिए, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तक मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया। ओके, पहले पूरी कहानी को समझिए फ्रेंड, पूरे कंसेप्ट को समझिए। मैं आपके ब्रेन को डिजाइन कर रहा हूं, अब रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है हमें। हमें चलना है बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं बातों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं फ्रेंड। और उदाहरण क्या है, इफ बिग इंस्टीट्यूट वांट टू बाय 10,000 लॉट्स ऑफ करेंसी, they will have to accumulate it at different price। मतलब ये मान लीजिए कि अगर बड़े इंस्टीट्यूट को 10,000 लॉट की ट्रेड करनी है किसी करेंसी में, मतलब उसे 10,000 लॉट लगाने फ्रेंड। आपको ये भी पता होगा कि एक लॉट का मतलब होता है $325। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लॉट का मतलब होता है $325 पर पॉइंट इन्वेस्टमेंट होती है फ्रेंड। मतलब मार्केट ने एक पॉइंट की भी मूव की तो $325 एक स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से ट्रेड में लगती है। अब यहां पे क्वांटिटी कितनी है, 10,000 लॉट लगानी है उन्हें। लेकिन ये 10,000 लॉट एक प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होती है। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, ऐसे जोन बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट प्राइस ढूंढनी पड़ती है जहां से ये बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से they managed to accumulate 4,000 lots in an indecision phase। तो चलिए ये मानते हैं कि उन्होंने 10,000 लॉट में से 4,000 लॉट वहां पे प्लेस की जहां पे मार्केट इनडिसीजन था। मतलब साइडवेज मार्केट होता है, जहां पे आपने देखा होगा कई बार मार्केट बोर हो जाता है, वो ट्रेंड नहीं करता, वो साइडवेज मूव करता है, छोटी छोटी कैंडल बनती है, ऐसे लगता है यार 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मार्केट 15-20 पिप के अंदर ही घूम रहा है। उसे बोलते हैं इन डिसीजन फेज, जहां पे बायर और सेलर क्लियर नहीं होते कि मार्केट कहां जाएगा। तो उदाहरण लेते हैं कि इन डिसीजन फेज में उन्होंने 4,000 लॉट लगा दी। फर्दर मोर दे एक्यूमुलेट 2,000 लॉट इन रैली अप। तो देखो उन्होंने क्या देखा कि इन डिसीजन फेज पे 4,000 लॉट की ट्रेड छोटे ट्रेडर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से 4,000 लॉट लगा दी। तो मार्केट हो गया बैलेंस हो गया, रिटेल ट्रेडर और बड़े ट्रेडर की 4-4 हजार की लॉट हो गई। तो मार्केट एक बैलेंस मोड पे आ गया, मूव नहीं करेगा, बट वहां पे ट्रेड एक्यूमुलेट हो गई, एग्जीक्यूटेड हो गई फ्रेंड। अब वो क्या करेंगे, अपनी 2,000 लॉट और मारेंगे बाय के डायरेक्शन में। एग्जाम्पल है ये। और जैसे ही उन्होंने 2,000 लॉट बाय के डायरेक्शन में और भी प्लेस की, तो मार्केट क्या होगा, बुलिश जाना शुरू कर देगा।
अब ऐसे में जो रिटेल ट्रेडर 4,000 लॉट सेलिंग की लेके बैठे थे फ्रेंड, तो पहले उस 4,000 के अगेंस्ट इन्होंने 4,000 बाई की लॉट लगाई, मार्केट को स्टेबल किया, फिर अपनी 2,000 लॉट प्लेस करके मार्केट को रैली कर दी, रैली यानी बुलिश कर दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट दे विल हैव टू हॉल्ट। तो जैसे ही वो ट्रेड बुलिश हुई फ्रेंड, तो उन्हें 4,000 रिटेल ट्रेडर के लॉट्स के पैसे तो मिल गए, पैसे तो मिल गए, और एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद उन्हें हॉल्ट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। एज इफ दे कीप चेजिंग द प्राइजेस, they are going to have bad impact on their average price. So after a certain point, they will have to halt. तो अगर वो बार बार बाय ही करते रहेंगे, तो जो लूजर थे फ्रेंड, वो तो 4,000 लॉट लूज कर गए। अब उन्हें बाय करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो अपना फंड बाय में ही डालते रह गए, तो वहां पे लूजर कोई नहीं है, और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये क्या करेंगे, एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे जाके इन्हें फिर से रुकना पड़ता है। सो दे आर ट्राइंग टू गेट 10,000 लॉट, दे मैनेज टू एक्यूमुलेट 6,000 लॉट, सो 4,000 ऑर्डर आर स्टिल पेंडिंग एंड वी कैन कॉल डिमांड फॉर 4,000 लॉट। तो देखिए, उन्हें 24 घंटे में ट्रेड करनी थी 10,000 लॉट की, उन्होंने कर ली इसमें से 6,000 लॉट का इस्तेमाल, जिसमें उन्होंने 4,000 लॉट का प्रॉफिट बनाया। लेकिन अभी भी उनके पास 4,000 लॉट के फंड बैलेंस है फ्रेंड, और ये 4,000 लॉट उन्हें अभी ट्रेड में लगाना जरूरी है, क्योंकि वो पैसों को अपने बैंक में नहीं रख सकते, उन्हें इन्वेस्टर को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो 4,000 लॉट बच गई है फ्रेंड, इसे हम कहते हैं कि मार्केट में अभी भी 4,000 लॉट्स की डिमांड बची हुई है, और ये 4,000 लॉट की डिमांड कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटेड या एक्यूमुलेटेड जरूर की जाएगी फ्रेंड। ओके, सो अब आपको मैं बताता हूं फ्रेंड कि उन्होंने 6,000 लॉट जब इस्तेमाल कर ली, तो ये जो पेंडिंग 10,000 लॉट 4,000 लॉट बचे हैं, ये 4,000 लॉट को ही हम कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर। और अगर हमें पता चल जाए कि ये कहां पे होंगी फ्रेंड, तो सोचिए कितनी बड़ी विनिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे प्राइस ने ड्रॉप किया फ्रेंड, ड्रॉप किया यानी बियरिश हुई, फिर यहां पे इन्होंने क्या किया, प्राइस को बैलेंस कर दिया। मतलब यहां पे सेलिंग का प्रेशर था, मार्केट जब एक पर्टिकुलर जोन में गया, तो वहां पे इनकी अपनी पेंडिंग ऑर्डर थी, जिसकी वजह से वहां से बाय की ऑर्डर ट्रिगर हुई फ्रेंड। मार्केट सेलिंग प्रेशर में था, बट जितनी सेलिंग की लॉट थी उतनी ही लॉट यहाँ पे बाय की लगी, जिसकी वजह से मार्केट एक इनडिसीजन फेज पे आ गया, एक साइडवेज जोन पे आ गया, और उसके बाद इन्होंने अपना ही फंड लगाया और मार्केट को बुलिश कर दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया फ्रेंड कि आज मार्केट की सिंगल कैंडल को रिटेल ट्रेडर मूव नहीं कर सकता, हमारा फंड ही नहीं है कि हम कैंडल को हिला भी सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना फंड होता है कि ये हिला नहीं सकते, ये कैंडल को दौड़ा सकते हैं फ्रेंड। तो यहां पे जब इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, अब जैसे मार्केट ने रैली की, तो ऊपर एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे जाके उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर सेल की रख दी, और उसकी वजह से मार्केट फिर सेल में गया। और यही होता है फ्रेंड दिन भर प्राइस में, मार्केट में दिन भर ये आपको देखने को मिलता है। तो कभी प्राइस बुलिश होती है, कभी बेयरिश होती है। ट्रेडर को भी पता है कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, बट ट्रेडर को जो नहीं पता है फ्रेंड, वो ये बात नहीं पता कि कहां से मार्केट बुलिश होगा और कहां से बेयरिश हो सकता है। ओके, सो जहां से मार्केट बुलिश होता है फ्रेंड, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग हम इसे कहते हैं प्राइस रेल्ड ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग विच फॉर्म अ बाइंग जोन। एज अ रिटेल ट्रेडर कांट मूव प्राइस लाइक दिस थ्रू देयर स्मॉल बाइंग ट्रेड। तो ये जो नीचे डिमांड क्रिएट हुई थी, या यहां से जो मार्केट बुलिश गया था, ये गया था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बाय करने की वजह से, वरना मार्केट तो सेलिंग का था। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे ट्रेडर मार्केट को इस तरीके से मूव नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड, ये काम है बड़े ट्रेडर्स का। वैसे ही ऊपर से मार्केट ने जब ड्रॉप लिया, तो उस वक्त मार्केट बुलिश मोमेंटम में था, फिर मार्केट बियरिश क्यों गया फ्रेंड, और मार्केट बियरिश इसीलिए गया
क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की सेलिंग की ट्रेड पहले से ही पेंडिंग पड़ी थी। एंड आई होप सो फ्रेंड, अब आपको कुछ बातें क्लियर हो रही है। सो अब चलते हैं कि अगर ये पेंडिंग ऑर्डर का डिमांड और सप्लाई जोन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो फिर हमें चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए। सो फ्रेंड, चार्ट को रीड करने के लिए अब मैं जो आपको पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, इसे लिखना है आपको अपने डायरी पे। बिफोर आइडेंटिफाइंग डिमांड एंड सप्लाई जोन वी शुड नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कैंडल। ये आपको नोट डाउन करना है फ्रेंड। अगर आप डिमांड और सप्लाई जोन कौन से, रिटेल ट्रेडर के नहीं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के डिमांड एंड सप्लाई जोन कहां पे है, ये अगर आप जानना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको समझने पड़ेंगे 3 कैंडल्स के बारे में। जिसमें पहली कैंडल है बेस कैंडल कहते हैं, दूसरी कैंडल लेग इन कैंडल होती है, और तीसरी कैंडल लेग आउट कैंडल कहते हैं। क्या मैं चैट बॉक्स में आपसे पूछ सकता हूं, क्या कभी आपने इन 3 कैंडल के नाम सुने हैं फ्रेंड? आपने हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मारू बुजू, ये सब सुने होंगे। Have you ever heard about this base candle, leg in candle and leg out candle? That's great. That's great. चलिए, कुछ लोग लिख रहे हैं यस, कुछ लोग लिख रहे हैं नो। ओके, तो जो लोग यस लिख रहे हैं, या इट इज इक्विवेलेंट टू मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये देखने में बिल्कुल वैसे ही हैं, बट इनके अंदर कुछ चीजें हमें आज बहुत डीप में समझने को मिलेगी जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में नहीं होते हैं। तो जिन लोगों ने यस भी लिखा है फ्रेंड, मैं आपको भी बता दूं, बहुत ध्यान से समझना है कि बेस कैंडल जो दिखती है, सारी कैंडल बेस नहीं होती। लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल जो आपको दिखती है, उसके डेफिनेशंस क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम डिमांड सप्लाई के टॉपिक से बाहर आएंगे और हम एंटर करेंगे लेग इन, बेस और लेग आउट कैंडल क्या है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर बेस कैंडल। बेस कैंडल के डेफिनेशन क्या है। तो जैसे आप अभी अपने स्क्रीन पे कैंडल्स देख रहे हो, ये इस तरीके की जो शेप वाली कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स होती हैं बेस कैंडल। देखिए, अगर आप इन सारे कैंडल को बड़े ध्यान से देखें, तो इनमें शैडो बड़े बड़े हैं और इनकी रियल बॉडी छोटी बनती है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि बेस कैंडल आर नैरो रेंज कैंडल। नैरो रेंज जब भी मैं बोलूंगा फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है इसके हाई से लेकर लो के बीच में छोटा सा मूवमेंट होता है। बड़ी बड़ी कैंडल नहीं होती, बहुत छोटी छोटी कैंडल होती हैं। जब हम इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे बाकी कैंडल के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये जो बेस कैंडल होती है नैरो रेंज होती है। ये दिखाई बहुत छोटी कैंडल देगी आपको कंपैरेटिवली, बाकी कैंडल की तुलना में ये बहुत छोटी कैंडल बनेगी। दूसरी, these candle indicate that demand and supply is balanced and that the order are potentially being accumulated by the institutional। तो जब ये आपके चार्ट पे छोटी छोटी कैंडल आपको इस तरीके की बेस कैंडल दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई यानी कि बाय और सेल का बैलेंस हो गया है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, इसको हम इनडिसीजन फेस भी कह सकते हैं। यहां से मार्केट या तो रैली भी करेगा या यहां से मार्केट ड्रॉप भी कर सकता है। तो ये कैंडल इन डिसीजन फेस में बनते हैं। सो अवॉइड कैंडल विद बिग विक्स और विच आर नॉट आर नैरो एज इट हैज एग्जॉस्टेड ऑर्डर एट बोथ साइड। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो न्यूज के दौरान बड़े बड़े शेड वाली कैंडल बनती है, उन कैंडल को आप बेस कैंडल में नहीं लेंगे, उसे अवॉइड करना है। नैरो रेंज कैंडल हमेशा छोटी कैंडल को ही कहा जाएगा, या बेस कैंडल हमेशा छोटी कैंडल को कहेंगे। अगर बड़े बड़े शैडो वाले ऐसे ही कैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उससे आप अवॉइड करोगे क्योंकि वो न्यूज के कैंडल थे। ट्राई टू फाइंड आउट कैंडल विद स्मॉल बॉडी, स्मॉल विक और विच आर नैरो रेंज। तो बेस कैंडल हम उन्हीं कैंडल को कहेंगे जिनकी बॉडी भी छोटी होगी, जिनका रेंज भी छोटा होगा, और जो छोटी छोटी कैंडल्स आपको मिले उसे बेस कैंडल आपको कंसीडर करना है। ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई बेस कैंडल। बेस कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडियली बेस कैंडल शुड बी नैरो रेंज कैंडल एंड इट बॉडी मस्ट बी लेस देन द हाफ ऑफ द टोटल साइज ऑफ द कैंडल।
तो पहला डेफिनेशन है कि ये जो कैंडल होंगी फ्रेंड, ये तो छोटी लेंथ की कैंडल होगी, और इनकी जो रियल बॉडी बनेगी वो कैंडल की जो टोटल लेंथ है उससे आधे से कम, यानी 50% से कम होना चाहिए। अगर ये पूरी कैंडल 20 पिप्स की है तो इसकी बॉडी 9 पिप्स या उससे कम होनी चाहिए। ओके, तो हम इसे कहते हैं बेस कैंडल। फॉर एग्जाम्पल, इस कैंडल ने ओपन किया 25 पे, लो प्राइस था इसका 10, हाई था 50 और क्लोजिंग प्राइस था 35। तो हम इसे कैसे मेजर करेंगे? इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बेस कैंडल अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें हाई और लो को माइनस करना है और फिर उसको डिवाइड करना है 2 से। सो हमें जब ये फिगर आ जाएगी फिर हमें देखना है ओपन एंड क्लोजिंग को माइनस करना है। बहुत सिंपल है फ्रेंड। जैसे इस कैंडल का हाई था 50 पे और लो था 40 पे, तो 50 में से हम 40 को 50 सॉरी लो था 10 पे, तो 50 में से जब हम 10 को लेस करेंगे तो ये कैंडल की पूरी लेंथ जो है वो 40 पिप्स की लेंथ है, 40 पॉइंट्स की लेंथ है। अब हमें क्या करना है, ये जो 40 हुआ इसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कैंडल की जो पूरी रेंज थी 40 की, इसका आधा हो जाएगा फ्रेंड 20, यानी इसकी जो रियल बॉडी है वो 20 से कम होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि इसका ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस को प्लस माइनस करना है। तो क्लोजिंग प्राइस 35 पे है, ओपन प्राइस 25 पे है, 35 माइनस 25 यानी कि कैंडल की रियल बॉडी 10 पॉइंट्स की बनी है, जो कि 20 से बहुत कम है। तो इसका मतलब है फ्रेंड ये बेस कैंडल है। तो बेस कैंडल को इजीली फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, पहले हाई में से लो को माइनस करो, कैंडल की पूरी रेंज आपके सामने आ जाएगी, फिर ओपन माइनस क्लोज या क्लोज माइनस ओपन करो, आपको कैंडल की बॉडी की लेंथ मिल जाएगी। और अगर पूरी रेंज से बॉडी 50% से कम है तो आप उसे बेस कैंडल कह सकते हैं। ओके, तो आपको पहले तो कैलकुलेशन से पता चल गया कि बेस कैंडल किसे कहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड कि बेस कैंडल के कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ चरित्र होते हैं। वो कैरेक्टर क्या है? देखिए, फॉर ऑल बेस कैंडल for all base candles, size of the body of the candle must be less than the half of the total size of the candle। यानी कि बेस कैंडल में जो रियल बॉडी होगी वो पूरे कैंडल की जो लेंथ है उससे 50% से कम होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, बेस कैंडल फाउंडेड बिटवीन लेग इन एंड लेग आउट कैंडल एंड कैन बी मोर देन वन कैंडल। तो बेस कैंडल जो होगी फ्रेंड, ये लेग इन और लेग आउट कैंडल के बीच में मिलेगी आपको, और ये कई बार एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तीसरा कैरेक्टर है, द कलर ऑफ द बेस कैंडल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट कुड बी रेड और ग्रीन और एनी अदर कलर। तो बेस कैंडल में फ्रेंड कलर को नहीं देखना है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यह देखना है कि उसकी रियल बॉडी 50% लेंथ से कम होनी चाहिए। इसके आगे और पीछे आपको लेग इन और लेग आउट कैंडल मिलेंगे। ये कैंडल रेड है तो भी बेस कैंडल है, ग्रीन है तो भी बेस कैंडल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड, स्मॉलर द विक एंड द बॉडी ऑफ द बेस कैंडल मोर इफेक्टिव इट इज। तो ये जितनी छोटी कैंडल होगी फ्रेंड उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव कैंडल बनेगी। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस कैंडल के। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बेस कैंडल, बेस कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपको पता चल गया। अब बात करते हैं लेग्स कैंडल की। लेग मतलब लेग इन और लेग आउट दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको कैंडल दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, ये बड़ी बड़ी कैंडल, ये मारू बुजू टाइप की कैंडल्स होती हैं, इनमें शेडो बहुत छोटे छोटे बनते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं लेग इन और लेग आउट दोनों कैंडल को लेग कैंडल कहते हैं। तो लेग कैंडल जो है फ्रेंड वो बड़ी बड़ी रेंज के कैंडल होते हैं, इनकी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी होती है, इन्हें हम बुलिश या बियरिश मारूबुजू के नाम से भी जानते हैं। सो लेग कैंडल आर एक्सपांडेड रेंज कैंडल, ये एक्सपांडेड रेंज होंगी फ्रेंड, बड़ी बड़ी कैंडल होगी। जब हम इन्हें चार्ट के बाकी कैंडल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कैंडल आपको बड़ी नजर आएंगी। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, the greatest imbalances between demand and supply is found at the origin of leg candle।
तो मार्केट में डिमांड का प्रेशर है या सप्लाई का प्रेशर है, ये हमें पता चलता है इन लेग कैंडल्स की वजह से। Ideally, a strong leg candle should be an expanded range candle and have a body which is equal to or greater than 75% of the range. तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि लेग्स कैंडल जो होती हैं फ्रेंड, इनमें बड़ी बड़ी बॉडी होती है, और अगर हम पूरे कैंडल की रेंज के साथ बॉडी को कंपेयर करें तो वैसे तो ये 50% से ज्यादा होनी चाहिए, बट अगर ये 75% से ज्यादा है तो एक स्ट्रॉन्ग लेग कैंडल हम इसे कह सकते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं अलग अलग तरीके से लेग इन और लेग आउट कैंडल की बात करेंगे। तो आइडियली लेग इन कैंडल शुड बी एक्सपांडेड रेंज कैंडल and its body must be more than or equal to the total size of the candle। तो लेगिन कैंडल का परिभाषा ये है फ्रेंड, डेफिनेशन ये है कि पहले हमें कैंडल की पूरी रेंज देखनी है, फिर ये देखना है कि उसकी जो रियल बॉडी है वो रेंज वाली कैंडल यानी पूरे कैंडल की जितनी भी लंबाई है उससे आधे से ज्यादा जो एरिया है वो कैंडल की बॉडी से कवर होना चाहिए। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने बेस कैंडल में किया था। पहले आपको क्या करना है, लेकिन कैंडल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाई में से लो को माइनस करें, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा, फिर ओपन एंड माइनस क्लोज करोगे तो आपको रियल कैंडल की बॉडी का लेंथ आपको मिल जाएगा। तो इसकी हाई थी 50 पे, लो था 10 पे, यानी कैंडल की पूरी रेंज है 40 की। अब इसने 40 में 50 में से 10 माइनस किया, 40 हुआ फ्रेंड। जब हम 40 को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो इसका जो रियल बॉडी बनेगा वो 20 से ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि 20 इसका 50% हो जाता है। अब आपको देखना है क्लोजिंग प्राइस 45 पे थी और इसका ओपनिंग प्राइस 10 पे था फ्रेंड, तो कैंडल की पूरी रेंज जो थी वो आपकी 35 की थी। ओके, तो आपने समझ लिया फ्रेंड, लेगिन कैंडल एक्सपांडेड रेंज कैंडल होगी और इसकी रियल बॉडी टोटल कैंडल की लंबाई से 50% से ज्यादा होनी चाहिए, बट अगर ये 75% से ज्यादा है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कह सकते हैं। तो जैसे आपने बेस कैंडल में कैरेक्टर को सीखा था, वैसे ही लेगिन कैंडल के भी कैरेक्टर होते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ लेगिन कैंडल की, लेग आउट कैंडल के कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। ओके, तो लेगिन कैंडल का पहला कैरेक्टर है कि इसकी जो रियल बॉडी होती है वो कैंडल के टोटल रेंज के 50% से ज्यादा होनी चाहिए। इसका दूसरा रूल है फ्रेंड, लेगिन कैंडल इज फाउंड जस्ट बिफोर द बेस कैंडल, ये आपको बेस कैंडल से पहले मिलेगी। तीसरा जो रूल है फ्रेंड वो ये है, द कलर ऑफ लेगिन कैंडल इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो जैसे बेस कैंडल में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लेगिन कैंडल में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो रेड है या ग्रीन है, हम उसे लेगिन कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। बट द रूल नंबर 4 इज देयर कैन नॉट बी मल्टीपल लेगिन कैंडल, इट शुड बी ओनली वन। तो ये जो रूल है फ्रेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कि बेस कैंडल से पहले जिस कैंडल को हम लेगिन कैंडल बोल रहे हैं ये सिंगल कैंडल होना जरूरी है, उसके साइड बाय साइड कोई भी और कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइटेड किया है कि बेस कैंडल एक या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन लेगिन कैंडल एक से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कैंडल शुड बी सिंगल कैंडल, उसके साइड बाय साइड आपको दूसरी कोई भी कैंडल नहीं मिलनी चाहिए, तभी हम उसे लेगिन कैंडल कहेंगे। अब बात करते हैं लेग आउट कैंडल की। तो लेग आउट कैंडल भी लेगिन कैंडल की तरह ही एक एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, और इसे नापने का भी वही तरीका है, पहले कैंडल की पूरी रेंज को चेक करें, फिर जब आप पूरी रेंज काउंट कर लेते हैं फिर आपको रियल बॉडी की लंबाई कितनी है वो चेक करनी है, फिर आपको ये भी देखना है कि टोटल रेंज में कैंडल की जो बॉडी है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। बट ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर वो 75% से ज्यादा है तो एक स्ट्रॉन्ग लेग कैंडल हम उसे
कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये भी देख लिया कि एक्सपांडेड रेंज कैंडल में लेग आउट कैंडल की जो डेफिनेशन है फ्रेंड वो क्या है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स का। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर वही है जो कैरेक्टर लेगिन का भी, आउट कैंडल कैंडल की टोटल लंबाई से 50% से ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कैंडल होगी और इसकी रियल बॉडी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा रूल है फ्रेंड, दूसरा रूल है लेग आउट कैंडल इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर द बेस कैंडल। ये ध्यान से सुनिएगा, लेग आउट कैंडल हम उस कैंडल को कहते हैं जो बेस कैंडल के बाद बनता है फ्रेंड। तीसरा रूल, द कलर ऑफ द लेग आउट कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाईलाइटेड पॉइंट है फ्रेंड लेग आउट का। द कलर ऑफ द लेग आउट कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी रेड इन सप्लाई जोन, ग्रीन इन डिमांड जोन। देखो बेस कैंडल और लेग इन कैंडल में कलर इंपॉर्टेंट नहीं था, बट लेग आउट कैंडल में कलर इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस आपके सप्लाई जोन पे है तो वहां पे लेग आउट कैंडल रेड बनेगा, और अगर प्राइस आपके डिमांड जोन पे है तो वहां पे लेग आउट कैंडल ग्रीन बनेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इस डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने का, कि लेग आउट कैंडल डिफाइन करती है, लेग आउट कैंडल डिसाइड करती है कि मार्केट ड्रॉप करेगा या रैली करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको हाईलाइटेड रखना है, अपने ब्रेन में ट्रैक कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देयर कुड बी मल्टीपल लेग आउट कैंडल। तो यहां पे क्या लिखा है फ्रेंड, लेग इन कैंडल एक ही बनेगी, बट लेग आउट कैंडल मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए प्राइस यहां पे इस तरीके से ड्रॉप कर रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ एक सप्लाई जोन है, आपने पहले से आइडेंटिफाई किया है। प्राइस आपके सप्लाई जोन पे आ रही है फ्रेंड, यहां पे आने के बाद प्राइस पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट से मेरा मतलब है मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो यहां पे यही बताया जा रहा है कि जब यहां पे मार्केट नीचे आएगा तो लेग इन कैंडल, हम पहले लेग इन कैंडल की बात कर रहे हैं, तो लेग इन कैंडल एक एक्सपांडेड रेंज कैंडल होगी, मतलब उसकी रियल बॉडी 50% से ज्यादा होगी। दूसरी चीज यहां पे बताया गया कि लेग इन कैंडल एक ही कैंडल होगी, इसके साइड में दूसरी कैंडल नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। लेग इन कैंडल शुड बी सिंगल कैंडल, मतलब जब प्राइस इस तरीके से आई तो लेग इन कैंडल के साइड बाय साइड दूसरी कैंडल नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज ये बताया है कि लेग इन कैंडल जो है वो बेस कैंडल से पहले मिलेगी फ्रेंड। और बेस कैंडल आपको पता ही है, बेस कैंडल कहते हैं इनडिसीजन छोटे छोटे रेंज की कैंडल ऐसे बनेगी फ्रेंड, स्पिनिंग टॉप, हैमर, डोजी, इस तरीके की कैंडल आपको। सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि बेस कैंडल के जस्ट बाद एक एक्सपांडेड रेंज कैंडल आपको मिलेगी। वो कैंडल अगर ग्रीन है फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि यहां से मार्केट बुलिश मोमेंट लेगा। लेकिन इसमें क्लॉज और डाला है, ये मल्टीपल कैंडल भी हो सकती है। तो हो सकता है प्राइस पहले यहां से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, फिर प्राइस वापस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए, और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं कि यार लेग आउट कैंडल तो ग्रीन मिली बट प्राइस यहाँ पे बेरिश जा रहा है। तो आपको डरना नहीं है फ्रेंड, लेग आउट कैंडल ग्रीन मिली है तो इसके साइड बाय साइड प्राइस कितना भी रोटेट करे, फाइनली प्राइस यहां से बाय में जाएगी। क्योंकि इसमें बेस कैंडल के बाद इमीडिएटली जो कैंडल बन रही है और वो अगर ग्रीन है और वो डिमांड जोन पे है, तो इसका मतलब ये मार्केट बुलिश मोमेंट जरूर लेने वाला है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेग इन, बेस और लेग आउट का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है।